नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट रेल द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं। आज का यह वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए है। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। यह मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। ये तीनों के लिए है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए है। कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022-23 हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के पाठ्यक्रम पर पूर्णतः आधारित मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर झारखंड जैक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो। पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है मार्शल, हिग्स, पिगू, कीन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्शल। अगर यहाँ पर गणनावाचक दृष्टिकोण की जगह अगर यहाँ पर दे दे आपको कि क्रमवाचक दृष्टिकोण, उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो आपको सही करना है हिग्स और एलन, ठीक है। बट यहाँ पर गणनावाचक दृष्टिकोण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि किस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। किस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो दीर्घकाल में, ठीक है। दीर्घकाल में जो है सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है उदासीन वक्र होता है। उदासीन वक्र कैसा होता है। उदासीन वक्र हमारा ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ए में दिया हुआ है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। उदासीन वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। उदासीन वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, प्रश्न संख्या 4 कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उसे हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्थानापन्न वस्तुएं। जैसे कि पेप्सी और कोका कोला। पेप्सी की जगह हम कोका कोला का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय के बदले हम कॉफ़ी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है एक दूसरे के बदले हम प्रयोग कर सकते हैं। चाय नहीं मिलेगा तो हम कॉफ़ी में काम चला सकते हैं ना। तो ये हमारे स्थानापन्न वस्तुएं होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन है। देखिए, उत्पत्ति के साधन हमारा भूमि भी हो जाएगा, श्रम भी हो जाएगा और पूंजी भी हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, प्रश्न संख्या 6 एमआर को प्रदर्शित किया जा सकता है। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर कीजिएगा। एमआर को प्रदर्शित किया जा सकता है। एमआर को प्रदर्शित किया जा सकता है। एमआर बराबर होता है आपका डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्यू। सीमांत आगम जो हमारा होता है, सीमांत आगम कुल आगम में परिवर्तनशील की दर को बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, निम्न में से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है। एक क्रेता और अनेक विक्रेता, निकट स्थानापन्न का अभाव, नए फर्मों का प्रवेश पर बंद, इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा विशेषता हो जाएगा, एकाधिकार की विशेषता, और सी भी हो जाएगा। बट यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है ना, एक क्रेता और अनेक विक्रेता। एकाधिकार में अनेक क्रेता होता है और एक विक्रेता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा दे दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, एकाधिकार की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, प्रश्न संख्या 8 कि मांग वक्र की ढाल होती है। मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होती है। मांग वक्र ऐसा होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर आता है, इसका ढाल जो है हमारा ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है साधनों का आवंटन, आर्थिक विकास, साधनों का कुशलतम उपयोग। ये तीनों सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, प्रश्न संख्या 10 निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो शाखाएं होती है, पहला होती है हमारा वस्तु कीमत सिद्धांत, दूसरा साधन कीमत सिद्धांत, तीसरा हो गया हमारा आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। तो यहाँ पर तीनों दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि पूर्ति बेरोजगार होती है अति अल्पकाल में, दीर्घकाल में या प्रारंभिक काल में, इनमें से कोई नहीं। पूर्ति बेरोजगार होती है अति अल्पकाल में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है।
उत्पत्ति का साधन हमारा भूमि हो जाएगा, श्रम हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा, बट मृदा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि माइक्रोज किस भाषा का शब्द है। माइक्रोज किस भाषा का शब्द है। माइक्रोज, माइक्रोज जो है ग्रीक शब्द माइक्रोज से लिया गया है, माइक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ छोटा होता है। तो माइक्रोज शब्द, माइक्रोज किस भाषा का शब्द है, ग्रीक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ग्रीक। आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है। आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है। चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, यहाँ पर चुनाव की समस्या है, चुनाव की, ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकता में से उत्पन्न होने वाली समस्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। तो ये तीनों सही होंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता को मापा जा सकता है, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है मुद्रा के द्वारा, वस्तुओं के विनिमय द्वारा, वस्तु के वजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से राइट आंसर होगा मुद्रा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन गोसेन का दूसरा नियम कहलाता है। गोसेन का दूसरा नियम कहलाता है। गोसेन का दूसरा नियम क्या कहलाता है। समसीमांत उपयोगिता नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में यहाँ पर पूछ देगा कि गोसेन का पहला नियम, जो प्रथम नियम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घटती सीमांत उपयोगिता नियम, घटती या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। यहाँ पर आपको पूछा है गोसेन का दूसरा नियम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समसीमांत उपयोगिता नियम। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब x वस्तु की कीमत में परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, तब मांग वक्र कहलाती है। कीमती मांग, कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग, तीनों ऑप्शन सही होंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। उत्पत्ति के साधनों का फलन है। ठीक है, उत्पत्ति के साधनों का, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मौद्रिक लागत में निम्न में से किससे सम्मिलित किया जाता है। सामान्य लाभ को, व्यक्त लागतें, अव्यक्त लागतें, या ऑप्शन नंबर डी में है सभी। मौद्रिक लागत में निम्न में से किससे सम्मिलित किया जाता है। सामान्य लाभ को, व्यक्त लागतें, अव्यक्त लागतें, तीनों को सम्मिलित किया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। आय एवं रोजगार सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति, व्यापार चक्र का सिद्धांत, ऑप्शन डी में है सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, पूंजी निर्माण कहलाती है। क्या कहलाती है, पूंजी निर्माण। नेक्स्ट है, प्रवाह के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। प्रवाह के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। उपभोग, आय, निवेश, ऑप्शन डी में सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एग्जाम पेपर में आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको पता नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी में सभी है, तो आपको सही करना है डी को। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन में ऑप्शन डी में अगर सभी लिखा रहता है तो वो सही होता है। इसलिए अगर आपको मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है और ऑप्शन डी में लेकिन सभी दिया हुआ है, तो डी को करके आना है, 90% आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है हमारा कृषि क्षेत्र। ठीक है, कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एनएनपी एमपी निम्न में से किसका बराबर है। एनएनपी एमपी बराबर हो जाएगा हमारा जीएनपी एमपी माइनस घिसावट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। लगान मजदूरी को, लगान वेतन, लगान लाभ, लगान मजदूरी वेतन, ब्याज लाभ, इन सभी को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी में देख सकते हो, लगान, मजदूरी वेतन, ब्याज लाभ, ये सभी, तो ऑप्शन डी राइट होगा। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है। एक अर्थव्यवस्था में हमारा प्राथमिक क्षेत्र भी आता है, द्वितीयक भी आएगा और तृतीयक भी आएगा, तो ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पर सभी।
राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को भी शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोनों को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है हमारा 1949 में हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि आरबीआई की स्थापना, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, सभी को देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ स्थापित होगा? कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन देख सकते हो दिया हुआ है ABCD, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है AD बराबर AS। AD बराबर AS। कीन्स के अर्थव्यवस्था में निम्न मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है? कीन्स ने अर्थव्यवस्था में निम्न मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है? अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से पुकारा है, अपूर्ण रोजगार संतुलन। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुंच सके। अगर आप अभी तक हिस्ट्री का मॉडल सेट नहीं देखे हो, हिस्ट्री का सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तीनों कंप्लीट है, ठीक है। तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। जियोग्राफी का भी पहला सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक निम्न में से क्या है? देखिए, पंजाब नेशनल बैंक हमारा एक व्यापारिक बैंक है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, कनाडा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी बैंक हमारे आसपास हैं जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो है हमारा व्यापारिक बैंक है। और केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है केंद्रीय बैंक। एक बैंक है हमारा आरबीआई जो कि केंद्रीय बैंक है, और बाकी जो भी बैंक हम आसपास देख रहे हैं सारे के सारे जो है हमारा व्यापारिक बैंक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, व्यापारिक बैंक। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात घटता है। साख मुद्रा का विस्तार कब होता है? जब नगद कोष अनुपात घटता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से किस वर्ष भारत में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ किस वर्ष? 1969 में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है, प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है राजकोषीय घाटा में से माइनस ब्याज भुगतान, ठीक है। प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान से प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक कर प्राप्तियां नहीं है? निम्न में से कौन एक कर प्राप्तियां नहीं है? आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, फीस, तो इनमें से राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, फीस। निम्न में से असंतुलित बजट है। असंतुलित बजट, अतिरिक्त बजट, घाटे का बजट, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त बजट और घाटे का बजट, ये दोनों जो है हमारा असंतुलित बजट है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिगामी कर प्रणाली। लास्ट है, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित होती है? भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित होती है? दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजी अंतरण, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो ये थे 40 बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों का इकोनॉमिक्स का सेट 2 सोल्यूशन।